चलो आगे बात करते हैं स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो भी स्केड्यूल्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला स्केड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है ये जो बात करता है पहला स्केड्यूल बात करता है नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। इसका आप ये कह सकते हो कि सब टॉपिक 1 ये है फर्स्ट शेड्यूल का, और सेकंड सब टॉपिक है इसका नेम्स ऑफ द यूटीज़ एंड देयर एक्सटेंट, टेरिटोरियल एक्सटेंट या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एक ही बात है। ये चीज़ कवर करी गई है आर्टिकल 1 to 4। क्या है मतलब फर्स्ट शेड्यूल का, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश एक राज्य है हिंदुस्तान में तो उसका एरिया कितना बड़ा, और अगर वो मिज़ोरम से अगर हम उसको कंपेयर करें तो मिज़ोरम का एरिया अगर कुछ ऐसा है और दिल्ली का एरिया कुछ इतना बड़ा, पंजाब का कुछ इतना बड़ा, तो मतलब यहाँ पर ऐसा क्यों? यूपी की जो बाउंड्री है वो उतनी ही क्यों, मिज़ोरम की उतनी क्यों, दिल्ली इतना बड़ा क्यों, पंजाब इतना बड़ा क्यों? ये सारी चीज़ें, और ऐसे ही चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दिल्ली, ये यूटीज़ जितनी हैं इनका भी नेम और उनका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कितना ज़्यादा फैला हुआ एक यूटी या स्टेट का एरिया है, इसको कवर करा गया फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ठीक है, डिटेल में तो हम बाद में जानेंगे जब हम इंटरनल इसको सोर्स देखेंगे, लेकिन अभी टाइटल के लिए इतना काफ़ी है। सेकंड शेड्यूल में क्या बोल रखा है, इसमें प्रोविजंस गिवन है कि जो एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस जो मिलती हैं, यानी कि जो फैसिलिटी मिलती हैं या जो सैलरी मिलती हैं आपके बंगलों के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वाटर बिल फ्री, आपको और सर्विसेज जो मिलती हैं गाड़ी में, हफ्ते में इतने तक का आप डीजल पेट्रोल भरवा सकते हो, ये सारी चीज़ें जो आपको होती हैं ये यहाँ पर गिवन है। लेकिन आप यहाँ पर कौन, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि आप कौन? नंबर 1 प्रेसिडेंट, अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा। याद रखना यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर भी है, क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों? हाँ जी दोनों। चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या दोनों? डेप्यूटी चेयरमैन भी? जी हाँ, डेप्यूटी चेयरमैन भी। स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो, मतलब यानी कि राज्यों की बात भी यहाँ पर करी गई है, और राज्यों में डेप्यूटी स्पीकर को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। राज्यों में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करी गई है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब यहाँ पर विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि राज्यों में होना विधान परिषद, और ये हर राज्यों में नहीं होती है। आप मुझे इस क्लास के बाद ये भेजोगे कितने राज्यों में करेंटली विधान परिषद पाई जाती है। ठीक है, यानी कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पर कौन कौन से राज्यों में है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी सैलरी, एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस और प्रिविलेजेस मिलते हैं वो, हाई कोर्ट के जजेस को और कैग को, यानी कि 9 लोग और 9 पोस्ट की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल, जब आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पद पर जाते हो तो आप ओथ और एफर्मेशन शपथ तो लेते हो ना, तो यहाँ पर ओथ और एफर्मेशन की सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ हम संविधान का पालन करते हुए ये पोस्ट निभाएंगे, ये करेंगे, अपना कार्यकाल संभालेंगे। ये वाली बातें थर्ड शेड्यूल में करी गई है। किन के लिए? यूनियन मिनिस्टर्स के लिए, पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं वो, एमपीज़ जो हैं, सांसद, सुप्रीम कोर्ट के जज, कैग, स्टेट्स के मिनिस्टर्स, विधानसभा विधान परिषद में खड़े होने वाले कैंडिडेट्स, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि एमएलएस, एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये वाली बात करी गई है थर्ड शेड्यूल के अंदर। फोर्थ शेड्यूल बात करती है कि कितनी सीट्स एलोकेट करी जाएंगी राज्यसभा में स्टेट्स को और यूटीज़ को, इनको कितनी मान्यता दी जाएगी राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा के अंदर। याद रखना, ओनली राज्यसभा। ये कहानी क्या है, पार्लियामेंट के चैप्टर में समझोगे ये ऐसा क्यों लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, एंड इसके लिए आर्टिकल 4 to 80 नहीं है, 4 and 80 आर्टिकल है। ठीक है, अभी इतने एक्सट्रीम में क्यों है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। फिफ्थ शेड्यूल, इसके अंदर कुछ प्रोविजंस गिवन है कि किस प्रकार से जो स्केड्यूल्ड एरियाज हैं और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि उनकी देख रेख और उनको किस प्रकार से हमें अपने देश में ऐसे एरियाज को चलाना है, उसकी बात करी गई है। सिक्स्थ शेड्यूल,
यहाँ पर वो प्रोविजंस हैं कि हमें किस प्रकार से ट्राइबल एरियाज को चलाना है, और स्पेसिफिकली राज्य मेंशन करे गए हैं। राज्यों के नाम आप जान सकते हो, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7th शेड्यूल, यहाँ पर पावर्स डिवीजन की बात करी गई है कि कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स देश में ऐसे होंगे जिनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, उसको हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट। कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं स्टेट लिस्ट। कुछ ऐसे मुद्दे जहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों की आवश्यकता होती है कानून बनाने के लिए, कानून की प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। ये लिस्ट सिस्टम जो है प्रीलिम्स के अंदर तो चलो बहुत छोटी सी भूमिका है इसकी, मेंस के अंदर काफ़ी कुछ आ सकता है इससे। पढ़ाऊंगा हम लोग जब इन चैप्टर्स की तरफ प्रोसीड करेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर जो है, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे ना कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में संविधान में हमें कैसे दिखता है कि पावर्स डिवाइडेड है, तो आप सिर्फ आंखें बंद करके नाम बोलना। 7th शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट, जो प्रक्रिया दे रखी है लिस्ट की, लिस्ट सिस्टम जो बना रखा है, लिस्ट प्रोविजंस जो बना रखे हमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि पावर्स आर डिवाइडेड फेयरली अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट है। तीनों के मतलब मैंने बता दिया। यूनियन लिस्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएंगी, कंकरेंट लिस्ट दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। प्रेजेंटली यूनियन लिस्ट के अंदर 98 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 97 थे। स्टेट लिस्ट के अंदर 59 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 66 थे। कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 47 थे। याद है इंदिरा गांधी की सरकार ने हमने जब पढ़ा था कुछ ऊपर नीचे कर दिया था लिस्ट सिस्टम को, कुछ पावर्स मतलब कुछ सब्जेक्ट यहाँ से उठाकर स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे, है ना वो चीज़। 8th शेड्यूल बात करता है लैंग्वेजेस किस तरीके से रिकॉग्नाइज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करा गया था, बट प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करा गया है। ये बहुत छोटी सी बात है, बचपन से हम लोग इसको 4th-5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एग्जाम बहुत क्रूअल हो सकते हैं इन लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई करवाने में आपसे, ठीक है। कोई भी दे देंगे और बोल देंगे कि ये आता है कि नहीं आता 8th शेड्यूल के अंदर। असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी या डोंगरी भी जिसको कहते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, स्पेलिंग ये मैथिली भी हो सकती है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली भी है, ठीक है, इस पर कन्फ्यूज मत होना, नेपाली भी है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। सिंधी को 21st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा गया था। अच्छा, अब ये आपने लिस्ट तो जान ली है 22 की, नाम तो सुन लिया आपने, और नेपाली के ऊपर खास तरीके से ध्यान देना। एक बारी थोड़ा सा ऊपर आते हैं, इस फैक्ट पे नज़र मारते हैं एक बारी। ओरिजिनली 14 थी जिनको रिकॉग्नाइज करा था संविधान के अंदर, रिकॉग्नाइज करा गया था, बाद में 22 हो गई, ठीक है, यानी कि कितनी ऐड हो गई, 8 ऐड हो गई। कैसे हुई? लैंग्वेज ऐड संविधान के अंदर करी जा रही, तो संविधान के अंदर मतलब संशोधन हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं अमेंडमेंट। तो देखते हैं 21st अमेंडमेंट एक्ट जो आता है 1967 का, इसकी वजह से, इसके माध्यम से सिंधी ऐड करी गई, ठीक है। 71st अमेंडमेंट एक्ट जो आता है 1992 का, कौन कौन सी करी गई, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कितनी हो गई? 4 हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जो 92nd अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 में, उससे 4 और करी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली, और उड़िया को उड़िया ने रीनेम करा गया था बाय 96th अमेंडमेंट एक्ट। ऐड नहीं करा गया था, रीनेम करा गया था। तो अगर हम ऊपर एक बार ही देखें, यहाँ पर 14 से 22 तक जाने के लिए कितने नंबर चाहिए हैं मुझे? कितने नंबर? जल्दी बताओ। 8 ना, नीचे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आपका काम। और कौन से अमेंडमेंट है? 21st, 71st और 92nd। कौन से अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज, ये आपकी जिम्मेदारी याद रखना।
नाइन्थ शेड्यूल, ये पढ़ना ज़रूरी होता है, इस पर यार लोग टाइम नहीं बिताते हैं ना, ये पढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन आप एक खुद सोचो, जब इतना डिटेल में आप एक बार लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे, कौन सी टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, कौन सी मेंस आंसर राइटिंग में आपके पास बेटर फैक्चुअल अमेंडमेंट के साथ एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, मतलब पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट यहाँ पे PSI की बात नहीं कर रहा, एक हर एक जो आंसर लिखने की हर एक सब्जेक्ट में जो टोन होती है, कहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे बताओ ज़रा, क्यों कटेंगे आपके नंबर? बिल्कुल नहीं कटेंगे। और GS पेपर 2 में जहाँ तुमने अपने आप को रॉकेट बना लिया, बस हो गई एंट्री IAS में। नाइन्थ शेड्यूल के अंदर बोल रखा है ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशंस की बात करी गई है, ओरिजिनली 13 लेकिन आज के टाइम में 282 स्टेट लेजिस्लेचर्स के एक्ट्स की, जो कि डील करते हैं कुछ अहम मुद्दों के साथ। कौन से अहम मुद्दे? लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, और पार्लियामेंट इन मैटर्स के साथ कैसे डील करेगा। ये शेड्यूल ऐड करा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1951 में, ताकि ऐसे कानूनों को प्रोटेक्ट करा जा सके, टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी, कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं फिर से एक बारी बता देता हूँ ये क्या बोल रहा है, अगर समझ में ना आया हो तो। ये थोड़ा सा टिपिकल है, और उसके ऊपर ध्यान से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 2018 से लेकर 2022 तक लगभग 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नाइन्थ शेड्यूल के अंदर वो एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं ओरिजिनली 13, लेकिन आज के टाइम में 282 एक्ट्स और रेगुलेशंस जो कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाए गए हैं। कौन से मुद्दों के साथ डील करने के लिए? लैंड रिफॉर्म्स और ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना, और इसमें यह भी बात करी गई है कि पार्लियामेंट इन मैटर्स के साथ कैसे डील करे। ठीक है, ये वाला जो शेड्यूल है, नाइन्थ शेड्यूल, ये बोल रहा है कि ऐड कैसे करा गया था। इसको ऐड करा गया था हमारे पहले संशोधन से, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से। क्यों करा गया था? इस पर्पज से करा गया था कि इस शेड्यूल के अंदर अगर कोई भी एक्ट डाला जाता है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, जितने नंबर ऑफ एक्ट अगर यहाँ पर डाले जाते हैं, तो उसको हमें बचाना है फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी। मतलब सरकार का उस टाइम पे मकसद ये था कि इसको जुडिशरी कैसे भी करके रिव्यू ना कर पाए, भले ही चाहिए एक्ट 9 शेड्यूल में ऐड होने के बाद फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं। मैंने कल तुम लोगों को क्या रूल बताया था? जैसे ये वाली चीज़ तो शुरू में कह रही है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये वाली चीज़ कह रही है कि शुरू में जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया, 9 शेड्यूल में वो एक्ट्स डाले गए कि जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मैंने कल तुम्हें क्या थंब रूल बताया? 99.99% केसेस के अंदर जुडिशियल रिव्यू होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? होता है। तो 2007 में इनके बोलने से क्या होता है बे? 2007 में भले ही लेट जा सका सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ऑल द लॉज दैट आर इंक्लूडेड इन दिस 9th शेड्यूल 24 अप्रैल 1973 के बाद वो उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कल को अगर क्वेश्चन आ जाए ना, कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या कोई भी एक्ट जो 9th शेड्यूल में डाला गया है, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? बिल्कुल ध्यान देकर शांत दिमाग से सोच लेना। यहां पर वर्ड एनी की बात नहीं है, मतलब मैं यूट्यूबर वाली बात नहीं कर रहा कि एनी वर्ड देखो और आपने एलिमिनेट कर दिया। अब ये ट्रिक काम नहीं करती है, एनी, ऑलवेज और वो करके, इसको भूल जाओ, ये कभी काम नहीं करेगी। अब ये टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके रियल यूपीएससी को डिसाइड मत करना। ये ट्रिक एक टाइम पे काम करती थी 2016-17 में, अब कभी नहीं करेंगी काम। सॉरी, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, इस शेड्यूल के अंदर जैसा कि सरकार ने शुरू में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाकर ये बोला कि 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी कानून डाले जाएंगे, भले ही वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हो, उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता कि वो बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं कर रहे हैं। और फंडामेंटल राइट को भले ही वॉयलेट कर रहे हो, तब भी जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं हो सकती। फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करना तो भाई साहब कहने की जरूरत ही नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू करना है कि नहीं करना। डेफिनेटली वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा जाएगा एक्ट, लेकिन सरकार ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाकर जुडिशरी के हाथ बांध दिए थे। 2007 में सुप्रीम कोर्ट जो था वो शेर का बच्चा था, लेकिन अब वो कंप्लीटली शेर बन गया 2007 में, और उसने दहाड़ मारकर ये बोला कि
जुडिशियल रिव्यू हो सकता है हर उस एक्ट का जो कि 9 शेड्यूल के अंदर डाला गया है, लेकिन एक चीज बोली गई, मैंने आपको जो बताई, एनी एक्ट नहीं, सिर्फ वो एक्ट जो कि 24 अप्रैल 1973 के बाद है। लैंग्वेज पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ऑल लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 अब उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये डेट याद रखना, ठीक है। जैसे आप इसको बोल रहे रेट्रोस्पेक्टिव, बिल्कुल ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव का एक शॉर्ट में अगर मैं आपको सबको लोगों को मतलब बताऊं क्या मतलब होता है इस वर्ड का, दिस वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव। देखो, कोई चीज़ अगर हो चुकी है ऑलरेडी, कोई चीज़ अगर ऑलरेडी हो चुकी है, वो फिक्स हो चुकी है, मुझे पास्ट में जाके उस गलती को सुधारना है, तो मैं एक कानून लेकर आऊँगा, उसमें एक वर्ड ऐड कर दूंगा कि रेट्रोस्पेक्टिवली ऐसा करा जाता है, ऐसा करा जा सकता है। यानी कि 2020 में कोई एक एक्ट बन गया जिसको मुझे सुधारने की ज़रूरत है 2022 में, मैं 2022 के उस एक्ट में लिखूंगा कि मैं ये चीज़ रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करने जा रहा हूँ 2020 की। ये चीज़ होती है, यानी कि ये वो होते हैं कि अपनी पास्ट की किसी गलती को, किसी एरर को, किसी डिफ़ॉल्ट को, किसी फॉल्ट को ठीक करने के लिए जब भी कोई चीज़ करी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग ये मेरा रेट्रोस्पेक्टिव कदम है, ये मेरा रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट है। 10 शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब देखो ये होता है, कोई बात नहीं, आपने अगर यहाँ पर ये पूछा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स को क्लब करके हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में उसको बोलते हैं शेड्यूल, बस कुछ नहीं है। क्लब करके बस एक नाम है, बस एक नाम बोलने का तरीका है और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने क्लास की स्टार्टिंग में तुम लोगों को 3 वर्ड्स का मतलब बताया था, लेकिन मैंने उसके साथ साथ एक ये भी कैविएट दिया था तुम लोगों को कि मतलब दीज डिफरेंशिएशंस आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट इन एनी एग्जाम, और ये चीज़ आपसे कोई इंटरव्यू में भी नहीं पूछने वाला, ट्रस्ट में, ठीक है। बस एक नाम कहने का तरीका है। अब आप देखो ना, डिबेट तो फिर ये भी उठ सकती है कि जैसे इस शेड्यूल के अंदर हम इतने से लेकर इतने आर्टिकल डाल रहे हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में इतने से लेकर इतने आर्टिकल हैं, क्यों हैं वो उतने से उतने, और ज़्यादा शेड्यूल या ज़्यादा कम ज़्यादा पार्ट क्यों नहीं रखे गए। भाई इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसका आंसर कोई नहीं दे सकता। अब भाई अब किससे पूछने जाऊँ मैं, बताओ, संविधान निर्माताओं से पूछने जाऊँ कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यों लिखा, सिर्फ एक पेज ऐड करने में और क्या दिक्कत थी, एक आर्टिकल और ऐड करने में क्या दिक्कत थी। ये यूजलेस डिबेट्स हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है। हमें एग्ज़ाम निकालना है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। 10th शेड्यूल, यहाँ पर वो प्रोविजंस गिवन है विच इज़ रिलेटेड टू किस प्रकार से जो एमपीज़ और एमएलएज़ हैं, यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर्स एमपीज़, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स एमएलएज़, उनका डिफेक्शन के ग्राउंड पर किस प्रकार से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। डिफेक्शन मतलब आपको पता है, जब आप एक पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीत जाते हो, यानी कि मान लो कमल, बीजेपी के टिकट पर प्रिया जीत गई इलेक्शन, लेकिन बाद में इलेक्शन जीतने के बाद उसने कांग्रेस को जाकर ज्वाइन कर लिया। इस चीज में चीटिंग किसके साथ करी प्रिया ने, किसके साथ चीटिंग करी? नहीं, बीजेपी के साथ चीटिंग नहीं। वेरी गुड, उसने चीटिंग करी लोगों के साथ, जनता के साथ। क्यों? अब मैं जनता के साथ इसको चीटिंग क्यों कह रहा हूं अर्शप्रीत, वाई नॉट बीजेपी? बिकॉज जनता ने ये देखकर उसको वोट दिया था कि ये बीजेपी की तरफ से हमें सर्व करेगी, लेकिन उसने क्या कहते हैं ट्रस्ट तोड़ दिया सबका। तो जनता के साथ अल्टीमेटली इसने चीटिंग करी, और इसको बोलते हैं डिफेक्शन। डोंट वरी, मैं पूरा इसका वो बताऊंगा डिफेक्शन का आपको, वो करके ये क्या है, कहानी इसके पीछे क्या नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हम करेंगे, बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस की। मैंने जैसे कि आपको जो टास्क दे रखा है 15 तारीख तक अब एक्सटेंड कर दिया मैंने उसको, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लेक्चर को खत्म करो, फिर हम लोग कहानी जानते हैं। इसके साथ एक फ्रेज एसोसिएटेड है, अर्शप्रीत आप रिकॉल कर पाओगे, दिवजोत इवन यू कैन रिकॉल, याद है ये? वेरी गुड वेरी गुड। आया राम गया राम, ये सब कुछ रिकॉल अर्शप्रीत किसकी वजह से कर पा रहे हो? इतने साल बीत गए, कौन है इसके पीछे?
इस शेड्यूल को ऐड करा गया था बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ भी, ठीक है। और ये अक्सर आजकल यही चल रहा है मुद्दा पूरा का पूरा, राजनीति हिली पड़ी है देश की, महाराष्ट्र वगैरह सारा मुद्दा यही है। तो जैसे कहते हैं ना कि करंट अफेयर की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की चीज़ें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। मुद्दा जो चल रहा है उससे रिलेटेड एक स्टैटिक चीज़ पूरी चल सकती है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अब आप अपना दिमाग लगाना आज से शुरू करो। लोग ये बोलते हैं महाराष्ट्र का ये मुद्दा था 2022 में चल रहा था, डिफेक्शन का मुद्दा था, तो तुम्हें पता होना चाहिए था, ये मेंस के अंदर प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। मैं उन बेवकूफ़ों से ये कहता हूँ, जब पूरा ही स्टैटिक पोर्शन तुम्हें लक्ष्मीकांत और इंडियन पॉलिटिकल अच्छे से पता है और पोस्ट इंडिपेंडेंस के साथ उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या ज़रूरत है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लिखने की। वैसे भी वो एग्जांपल तो अगर लिख दोगे कि रिसेंटली महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, नंबर इससे कोई बहुत अच्छे तो मिलेंगे नहीं, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टैटिक में जब तुम्हें सारी चीज़ें पता ही है कि एंटी डिफेक्शन, भाई क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर एक बार बताना, मतलब अगर इस साल महाराष्ट्र में एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मुद्दा नहीं है तो यूपीएससी नहीं पूछ सकता क्या? या अगर हो गया है तो गारंटी है कि पूछेगा क्या? ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है तुम लोगों की साइकोलॉजी को कि भैया विजन की मैगजीन में ये वाली चीज़ है, या फिर करंट अफेयर में एक साल के अंदर ये महाराष्ट्र का मुद्दा ऑलरेडी कवर था, तो विद इन 365 डेज को ये मुद्दा कवर था, तो डिफेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देकर जाओ। अरे भाई क्यों देकर जाओ? पूरी लक्ष्मीकांत पे ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा ध्यान का मतलब क्या होता है कि उसके बहुत अच्छे अच्छे से स्टिकर चिपका लोगे रूम में कि डिफेक्शन के कि इस टॉपिक को तो भाई दिन भर पढ़ना ही है, सोते जागते नहाते धोते। इस बेवकूफ़ी से बचो, ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। क्या गलत बोल रहा हूँ बताओ मुझे ज़रा, सही बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ बताओ। डिफेक्शन पे ध्यान देके जाओगे तो गारंटी है, मतलब कसम खा सकते हो कि मतलब आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। और अगर डिफेक्शन न्यूज़ में नहीं था तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये भी कसम खा सकते हो। इसलिए इस करंट अफेयर के जो लूप है ना, जो फंसा के रख देता है कि इंसान अपने ऊपर ही शक करने लग जाता है, इससे बाहर निकल जाओ। स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लो अपना। जो सब कर रहे हैं ना वो कभी काम नहीं आने वाला। सब लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं इस बार और सब पागल हो चुके हैं, मतलब पिछले 5-6 साल से, इसलिए लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। जिनका पहले अटैम्प्ट में हो रहा है उनका यही फ़ायदा होता है कि वो लोग पूरा स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में बस एक कंपाइलेशन उठाकर देख लेते हैं, फंसा तो फंसा वरना भाड़ में जाए, छोड़। स्टैटिक पोर्शन में लेकिन इस पूरे रूम में बैठा, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ पर्सन इतना अच्छा आंसर लिख नहीं सकता और इतने अच्छे फिल्म्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकता। वो फिर तुम मार्जिन पे नहीं अटकोगे कि यार मेरी 97 बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं भाई? 130 प्लस बन रहे हैं। मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ रिलैक्स करने, या रिलैक्स मैं जा रही हूँ, ऐसा बोलोगे अपने आप से। और फिर क्योंकि तुम्हें पता है शॉर्ट शॉर्ट तरीके से मेंस होने ही। 11th शेड्यूल, यहाँ पर पावर स्पेसिफाई करी जाती है कि अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है पंचायत की। आर्टिकल है इसका 243G। अच्छा, ये अगर आपको साइड में दिख रहा है ना कि ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, तो थोड़ा सा ना PDF में थोड़ा सा मार्जिन में दिक्कत है। ये थोड़ा सा ये ऐसा है, मतलब मार्जिन ना, ये ऐसा नहीं है कि 1331B क्या है सर, ये समझ में नहीं आ रहा। अरे वो ये बोल रहा है ओरिजिनली 13 अलग चीज़ है, ये बोल रहा है ऊपर देखो कहाँ गया, कवर्ड, कौन कौन से आर्टिकल्स में ये चीज़ें कवर्ड है। तो मतलब ये लाइन है कुल मिलाकर, ये ऐसी सीधी, ठीक है, ये ऐसी सीधी यहाँ पर साइड में लाइन बन रखी है, ये ऐसे। PDF में थोड़ा सा मतलब इन्होंने ठीक बना नहीं रखा। तो यहाँ पर कितने मैटर्स हैं पंचायत के पास? 29 मैटर्स हैं। कैसे ऐड करा गया था इसको? कल हमने पढ़ा था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 12th शेड्यूल, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज, 243W। 18 मैटर्स हैं इसके पास। क्वेश्चन ये बन सकता है पंचायत के पास ज़्यादा कि म्यूनसिपैलिटीज़ के पास ज़्यादा? इसके पास ज़्यादा। और ये चीज़ मैंने कल भी कवर करवा दी थी। कैसे ऐड करा गया? 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, सेम ईयर में आए। बताओ कवर हुआ? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? इनिशियल चैप्टर्स हैं, हाँ इनिशियल चैप्टर्स हैं, इसलिए इतनी मेहनत है यहाँ पर कि मैंने, आप ये कहोगे कि ऐसे पता नहीं कैसे लक्ष्मीकांत कवर होएगी। अरे भाई एक बार देख लिया ना उनको, कभी ना कभी तो उनको पढ़ना ही पड़ता ना इन टेबल्स को, या एंड में जाके अमेंडमेंट को, अब कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि सिर्फ इतने पार्ट को कवर करवाने के लिए मैंने, नंबर 2 पॉइंट को कवर करवाने के लिए ऑलमोस्ट मैंने कितना लंबा लेक्चर ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे की लाइन आपके लिए कुछ वो नहीं है। वेरियस अमेंडमेंट्स जो अभी तक हो चुकी हैं सिंस 1951, उन अमेंडमेंट्स की वजह से लगभग 20 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से हटाए जा चुके हैं। एक पार्ट 7 हटाया जा चुका है,
95 नए आर्टिकल्स ऐड करे गए हैं, 4 नए पार्ट ऐड करे गए हैं, 4A, 9A, 9B, 14A, और 4 नए शेड्यूल्स भी ऐड करे गए हैं, 9, 10, 11, 12। सब कुछ तो दिखा दिया मैंने, बस तुम्हें रिकॉल करना है कि ताकि जैसे ही ये नाम आए 9A फटाफट क्लिक कर जाए, 4th शेड्यूल का नाम 12th शेड्यूल का नाम आए फटाफट दिमाग क्लिक कर जाए। एक फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के अलावा, भारत के संविधान के अलावा कोई भी संविधान इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जिसके अंदर इतने आर्टिकल्स और इतने शेड्यूल्स मिलते हों। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अमेरिका की अगर तुम लोग बात करो, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली सिर्फ 7 आर्टिकल्स थे। ऑस्ट्रेलिया के पास 128 है, चाइना के पास 138 है, कनाडा के पास 147। आप देख रहे हो सबका मतलब 100 में ही फ्लक्चुएट कर रहा है जनरली, और अमेरिका के तो सबसे कम, सिर्फ 7 आर्टिकल्स। अगर हम लोग अपने वाले की बात करें, प्रेजेंट टाइम में हमें कितने आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर देखो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 470। तो ये वाला फैक्ट इससे एसोसिएट क्लियर हो गया कि नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज सो मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। ठीक है, अब अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, इतना विशाल है, जिसकी इतनी बड़ी महारत है, इसके पीछे रीजंस क्या है, कौन कौन से रीजंस एसोसिएटेड है, यानी कि अगर मैं इसको बहुत अच्छी लैंग्वेज में कहूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स ने इतना बड़ा साइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया, एलिफेंटाइन साइज मतलब हाथी जितना बड़ा साइज। ठीक है, एक कहने का तरीका है मतलब। ठीक है, 4 फैक्टर्स बेसिकली इसके पीछे एसोसिएटेड है। नंबर 1 जोग्राफिकल फैक्टर, हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से सारे अलग अलग, अब आप कहोगे वास्टनेस और डाइवर्सिटी कैसे, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा इस पॉइंट पे, अगर आपको यहाँ पर कुछ शंका लग रही है ना, आप मेरा जो प्रीवियस चैप्टर का जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से अटेंड करो। क्यों, मैंने तुम्हें बताया था ना, उसमें जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती थी वो जाके फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर को चुनती थी, हर एक रीजन से लोग आए थे संविधान को बनाने के लिए। तो जोग्राफिकल फैक्टर का ध्यान रखा गया था कि ऐसा कोई भी रीजन या फिर लोग ना हो किसी एक नेशनल मतलब एरिया के जो छूट जाए, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ा, डाइवर्सिटी का। हिस्टोरिकल फैक्टर्स कुछ रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे ज़्यादा बल्कि डॉक्यूमेंट माना जाता है। मतलब आउट ऑफ जितनी भी चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फलाना डिकमा जो भी 60+ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो करी, वो एक तरफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक तरफ, बहुत सारी इसके अंदर प्रोविजंस थी। ये बहुत एक बल्कि डॉक्यूमेंट था, मेजर पार्ट लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने 1935 से बोरो कर रखा है, और इसके ऊपर लगभग 2 बार मेंस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, 15, 16, 17, उससे भी पहले। ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही हमने मेजर चीज़ें क्यों बोरो करी हैं, तो कौन कौन सी करी हैं, आज के टाइम में हमें किस रूप में देखने को मिलती है। दूसरा, बल्कि इसलिए भी है, मोटा इसलिए भी है, बहुत सारा कंटेंट इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ एक कॉमन संविधान हमने अडॉप्ट कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी की बात मानेगी जो चीज़ें लिखी गई हैं, राज्य की सरकारें भी उसकी बात मानेगी। और चौथा है कि इसको, क्योंकि जो लीगल ल्यूमिनरीज थे, अब आप ये कहोगे यार ये अंग्रेजी की इतनी खतरनाक टर्म का मतलब क्या है, मतलब ज़्यादातर आपको पता ही है ना, इस चीज़ को तो डिनाई नहीं कर सकते हो ना, कि वकील वगैरह ही जनरली जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड और जो जुडिशियल बैकग्राउंड के लोग थे वही ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, और ये ब्लेम भी लगाया जाता है, इस चैप्टर के एंड में आएगा भी, पता है ना, कि ज़्यादा इट वॉज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस, इनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी। तो हमेशा लॉयर्स, आपको पता है कि थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, छोटी सी चीज़ कहनी तो घिसा पिटा के अंग्रेजी यूज़ करके वो बड़ी सी कर देंगे उस चीज़ को, वही चीज़ है। ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। अब एक 4th पॉइंट लिखा गया है, ये भी देख लेते हैं पीछे से क्या है इसका मतलब। यहाँ पर देखो, वो बोल रहा है ना कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट करा, यहाँ पर देखो ध्यान से, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर रखा है सेंटर और स्टेट के लिए। लेकिन इसमें एक बात है पकड़ने वाली, 2019 तक दोस्तों जो स्टेट था पुराना हमारा JNK का, उसके पास स्पेशल राइट्स थे अंडर आर्टिकल 370। 370 का मुद्दा आई थिंक आपको सभी को पता है, खुद का फ्लैग, खुद की नेशनल एंथम, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन,
और उसको एक स्पेशल स्टेटस मिलता था अंडर आर्टिकल 370, ठीक है। 2019 में ये स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया जम्मू एंड कश्मीर से। कैसे? थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर था, इसने जो इससे पुराना वाला ऑर्डर चलता था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, बस ईयर का फ़र्क है, सेम नाम है दोनों ऑर्डर का। मतलब ये कह रहा था एक वर्ड लिखा हुआ, इसने इस नए ऑर्डर ने पुराने वाले ऑर्डर को सुपरसीड कर लिया। बस कहने का मतलब ये 1954 के ऊपर 2019 का ऑर्डर बैठ गया और इसको पिचका दिया, ठीक है। मतलब अब हावी ये रहेगा। 2019 का जो ऑर्डर है वो ये बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे जो प्रोविजंस है, फंडामेंटल राइट्स, कॉमन फ्लैग, कॉमन नेशनल एंथम, अब जम्मू एंड कश्मीर के पास कुछ स्पेशल स्टेटस में वो अपना खुद से फ्लैग और नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन नहीं कर सकता है, उससे पूरे भारत का संविधान ही लागू करना पड़ेगा, जो कि एंटायर जम्मू एंड कश्मीर रीजन पे लागू होगा, ठीक है। हमने आर्टिकल 370 को लेकिन इतना कुछ, मतलब ये नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाने के बाद भी इसको इनऑपरेटिव तो बना दिया है कि आर्टिकल 370 जो कि एक स्पेशल स्टेटस देता था JNK को, अब ये लागू नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक इसका टेक्स्ट लिखा रहने दिया, निकाला नहीं है अभी तक इसे। ये एक प्रीलिम्स के अंदर फैक्ट है जो कि बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्दर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया उसी साल, जिसकी वजह से आपको पता है, ये वाली बात तो हर कोई जानता ही होगा कि जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की, अब वो बाइफरकेट हो गई है, वो स्टेट ना रह के केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, 2 UTs बन गए हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और एक बात और बता देता हूँ, दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली, इनको कंबाइन करके इनका एक नाम बन रहा है। अभी तक तो सिर्फ एक ही नाम है, वैसे तो नया नाम बन जाएगा। अब इनको आप कंबाइन करके बोलते हैं दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। इतना बड़ा नाम है लेकिन उसको शॉर्ट करके अब इसका एक नया नाम आएगा। इनको भी 2 UTs को भी मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दमन एंड दीव एक UT है, पता है ना, इसका नाम यही है, दमन एंड दीव। दूसरी UT है दादरा एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली, इनको मर्ज कर दिया गया है। अब नाम हो गया दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया। इतना बड़ा नाम थोड़ी ना ले सकता है कोई, इसका नाम चेंज होगा। लास्ट पैराग्राफ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक छोटी सी बात इसके अंदर लिखी हुई है कि हमारे संविधान के अंदर ना कि सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कि किस प्रकार से हमारा देश चलेगा, गवर्नेंस किस प्रकार से होगी, बल्कि प्रॉपर एक डिटेल्ड तरीका भी बताया गया है कि जो गवर्नेंस होगी उसके लिए कानून किस प्रकार से बनेंगे। फर्दर वो सारे मैटर्स जो कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऑर्डनरी लॉ से बनाए जाते हैं, या फिर एक जो ऑलरेडी चीज़ उनके देश में चली आती है उसके अकॉर्डिंग वो बन जाते हैं। लेकिन हमारे देश में एक स्पेशल चीज़ दी गई है, एक स्पेशल स्थान दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के अंदर ही सारी चीज़ों को। यानी कि कहने का इस लाइन का ये मतलब है, ये ऑब्वियसली बात है, काम की बात नहीं है ये, लेकिन कहने का मतलब ये है भैया, MPs से लेकर MLAs तक, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, UPSC, लैंग्वेज, जजेस, कैग, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, विभिन्न प्रकार के टॉपिक के साथ बात करी गई है, और जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में मेंशन करा गया डिटेल्ड प्रोसीजर के साथ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि बहुत सारे मैटर्स जो दूसरी कंट्रीज़ में, मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सिर्फ ऑर्डनरी लॉ बनाते हैं, हमारे देश में ऑर्डनरी लॉ बनाने की प्रक्रिया एज वेल एज कि अगर वो लॉ गलती से बन गए हैं, उनको हटाना है कल को, तो अमेंडमेंट की प्रक्रिया अंडर आर्टिकल 368, ये संविधान के अंदर, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के अंदर एक इसको स्पेशल प्लेस दी गई है, इसको इंक्लूड करा गया। ये कह रहा है वो आपसे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक समझाने का तरीका था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।